हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। ओके, और इस लेक्चर में भी जो हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। ठीक है, तो इससे पहले वाले लेक्चर में भी जो हमने एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम पढ़ी थी और हमने वहाँ उसकी 2 एप्लीकेशन देखी थी। आज हम यहाँ पर उसकी 3rd एप्लीकेशन पढ़ेंगे जो, और 3rd एप्लीकेशन में हम फाइंड करेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग होलो स्फीयर, ये जिसे हम स्फेरिकल शेल भी बोल सकते हैं। ओके, चलिए तो हम यहाँ पर जो 3rd एप्लीकेशन देखने से पहले है ना कुछ कंडक्टर की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करें। ठीक है ना, मतलब हमने पढ़ा ये जो मटेरियल को इलेक्ट्रिसिटी के बेस पर हम है ना इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के बेस पर 3 कैटेगरी में रखते हैं, है ना। किसी को हम कंडक्टर्स बोलते हैं, तो कुछ मटेरियल कंडक्टर हो गए, कुछ नॉन कंडक्टर्स हो गए, नॉन कंडक्टर जिसे हम इंसुलेटर भी कहते हैं। ओके, और कुछ सेमी कंडक्टर्स भी कहलाते हैं, है ना। तो कंडक्टर हम पता ही है, जो छोटी क्लासेस से हम पढ़ते आए हैं, कंडक्टर हम किसे कहते हैं जिसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें हो गए और उसमें इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी पॉसिबल होती है। ठीक है, और नॉन कंडक्टिंग किसे कहते हैं हम, नॉन कंडक्टर जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही नेग्लिजिबल होंगे, है ना। मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी उसमें पॉसिबल होती है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इज पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट जो नॉन कंडक्टिंग, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स नेग्लिजिबल होते हैं, नहीं के बराबर नहीं भी बोल सकते हो आप। ठीक है ना, नेग्लिजिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, इसमें पॉसिबल, इसमें नॉट पॉसिबल। ठीक है, और इसमें जो 3rd जो है हमारे पास सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर मतलब ना तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो गए, है ना ही बहुत कम रहेंगे जो। ठीक है, और इसमें कंडक्टिविटी पॉसिबल होती है, कंडक्टिविटी पॉसिबल होती है, लेकिन एट हाई टेम्परेचर। ठीक है ना, हाई टेम्परेचर पे इसमें कंडक्टिविटी होती है जो। अब कैसे होती है, क्यों होती है, ये सारे जो सेमीकंडक्टर्स पर हमारा एक पूरा अलग से एक चैप्टर है, वहां हम सब डिटेल में पढ़ने वाले हैं ना। बस इनिशियल जो ये बातें हमने डिस्कस कर ली यहाँ पर, कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स उसमें फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट से अनदर पॉइंट पर। अब जो कंडक्टर से रिलेटेड एक पॉइंट, एक बात यहाँ याद रखना, ठीक है, कि कंडक्टर को हम जो भी चार्ज देते हैं वो चार्ज जो उसके कहां पर आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए जो हमारे पास कंडक्टर 2 तरह के हो सकते हैं, है ना। कंडक्टर मतलब होलो, ये इस तरह की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास जो कंडक्टर या तो होलो होगा, ठीक है, या फिर सॉलिड होगा, किसी भी शेप में हो वो। ठीक है, तो अगर हम कंडक्टर होलो लेते हैं, है ना, तो होलो मतलब इस तरह का कंडक्टर है। ओके, मतलब अंदर उसमें कोई मास है ही नहीं, कैविटी है ही नहीं उसमें। ठीक है ना, यहाँ पर मतलब मास नहीं है उसमें, अंदर से वैसे होलो है। तो अगर हम इसमें चार्ज देंगे तो डेफिनेटली जो इसमें तो हमको समझ में आ रहा है कि वो चार्ज कहाँ पर ही होगा, उसके सरफेस पे ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर सॉलिड कंडक्टर ले जो, ठीक है ना, सॉलिड कंडक्टर ले, तो सॉलिड कंडक्टर में भी जो हम चार्ज देते हैं वो चार्ज कहां पर ही आएगा, सॉलिड मतलब जिसके अंदर मटेरियल है तो ऐसा, तो ये चार्ज भी कहां पर ही आ जाएगा, उसके सरफेस पर भी आ जाएगा। मतलब चार्ज हम कहीं पर भी दे, कंडक्टर को हमको चार्ज करना है, तो हमने कंडक्टर के पॉइंट ए पर चार्ज दिया, यहाँ चार्ज दिया, या पहले मान लो सरफेस पे दिया, तो चार्ज तो सरफेस पे ही रहेगा। अब अगर हमने मान लो कि कंडक्टर के अंदर चार्ज दिया, तो अंदर दिया हुआ चार्ज भी कहां पर ही फैल जाएगा, उसके सरफेस पर ही फैल जाएगा। अब कैसे सरफेस पे फैल जाएगा उसको थोड़ा सा जो है ना डिटेल में समझे, है ना। मतलब ये बार बार जो हम आगे डिस्कस करते रहेंगे, बार बार हम ये डिस्कशन करते रहेंगे कि जो कंडक्टर है उस पर चार्ज हमेशा सरफेस पर आ जाता है। कैसे आ जाता है, क्यों आ जाता है, उसको समझे। ठीक है ना, तो जैसे मान लो जो हमारे पास हमने कहा ये कंडक्टर है, ओके, है ना, इस तरह से। अब कंडक्टर के अंदर पता है जो कि हमको फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। मान लिया हमने यहाँ ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन दिखा दी, एक लेयर जैसी बता दी, ऐसी लेयर दिखा दी,
है ना, मतलब ऐसे सरफेस से बना हुआ मान लो। ओके, फिर यहाँ कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मतलब कंडक्टर है उसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो पूरे कंडक्टर में रैंडमली होंगे, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स सभी जगह पर होंगे उसमें, ठीक है। अब अगर बच्चों हमने यहाँ पर कहीं पर चार्ज दिया, सरफेस पे दिया हो तो समझ में आ गया कि सरफेस पे चार्ज रहेगा। मान लो हमने चार्ज यहाँ दिया, है ना, हमने एक रॉड दी और रॉड से यहाँ पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ऐसे इस जगह पॉजिटिव चार्ज पहुंचा दिया जो ऐसे, है ना। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये चार्ज यहाँ नहीं रहेगा। हमको ऐसा लगेगा कि यार चार्ज तो हमने अंदर दिया है पॉइंट ए पर, ये चार्ज यहाँ नहीं रहेगा, ये चार्ज कहाँ आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। दिया डायरेक्टली यहाँ, ध्यान रखना सॉलिड स्फीयर था, मतलब सॉलिड स्फीयर था, कंडक्टर को हमने पॉइंट ए पर पॉजिटिव चार्ज दिया एक रॉड के थ्रू, मान लो किसी, है ना, कोई हमने ऐसे अरेंजमेंट करके वहां चार्ज दे दिया। अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ नहीं रहेगा, वो सरफेस पे आ जाएगा। कैसे आ जाएगा समझना, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, हमें पता है फिर ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब मटेरियल में घूम सकते हैं, चल सकते हैं, तो इन पर लगेगा अट्रैक्शन फोर्स। ओके, यहाँ पर इन पर लगेगा अट्रैक्शन फोर्स। देखना ऐसे, मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, ये बीच में से पॉजिटिव चार्ज का ऐसे बना देता, है ना। तो इस पर लगेगा अट्रैक्शन, इस पर अट्रैक्शन लगेगा, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सभी पर अट्रैक्शन लगेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन आएंगे, है ना, बीच में इधर अट्रैक्ट हो जाएंगे सेंटर की ओर, पॉजिटिव चार्ज की ओर, और ये पॉजिटिव चार्ज की ओर पहुंचकर क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। जैसे यहाँ नेगेटिव चार्ज था जो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट गया, ध्यान देना, यहाँ से हट गया इस जगह से, तो उस पोजीशन पे कौन सा चार्ज बन गया, पॉजिटिव चार्ज, और वो इलेक्ट्रॉन सेंटर पे आके एक पॉजिटिव चार्ज को उसने न्यूट्रल कर दिया। ओके, फिर इधर देखो, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से छोड़कर पॉजिटिव चार्ज की ओर बढ़ेगा, इसकी जगह क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये इधर पॉजिटिव आके एक पॉजिटिव को न्यूट्रल कर देगा। फिर इसी तरह यही होता रहेगा, जो सभी इलेक्ट्रॉन यहाँ अंदर की ओर जाते रहेंगे, उनकी जगह पे पॉजिटिव चार्ज बनता रहेगा, है ना, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होते चलेगा मान लो, और अंदर वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम होता चलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहां पहुंचकर उसको न्यूट्रल करते जाएंगे। ओके, आगे बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ तक, अब देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, है ना, मतलब सारे आसपास के इलेक्ट्रॉन यहाँ अट्रैक्ट हो जाएंगे, और ठीक है, यहाँ के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देंगे, और उनकी जगह नया पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज बन गया इस जगह पे। ओके, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये अपने साइड वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, जो सरफेस वाले ही बता देते, एक दो लेयर भी बता देते, है ना। अब ये पॉजिटिव चार्ज सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, है ना, और सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन इस जगह आएगी, फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा, इसने यहाँ इसको न्यूट्रल कर दिया, और इसकी जगह यहाँ क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटके इस जगह गया यहाँ पर और न्यूट्रल हो गया, और न्यूट्रल होके इसकी जगह पॉजिटिव चार्ज बन गया। फिर ये इसकी जगह आया, ये न्यूट्रल हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बन गया। ठीक है, फिर ये न्यूट्रल हुआ, इसकी जगह पॉजिटिव चार्ज बन गया। ऐसा तो ये प्रोसेस चलते रहेगी। तो सरफेस वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो अंदर की ओर चले जाएंगे। सरफेस पे जो क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे, मतलब हमने अगर पॉजिटिव चार्ज अंदर दिया है ना सॉलिड कंडक्टर के अंदर, तो सारे के सारे सरफेस वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्ट होकर अंदर की ओर चले जाएंगे, कंडक्टर के अंदर मटेरियल में चले, उसके अंदर है ना उसमें चले जाएंगे, और वहां का पॉजिटिव चार्ज कम कर देंगे, और उनकी जगह वहां पर नया पॉजिटिव चार्ज जो सरफेस पे डेवलप हो जाएगा। तो इस तरह से हमको क्या समझ में आया कि सरफेस पर क्या बन गया, सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। मतलब हमने सरफेस को कंडक्टर को चार्ज अंदर दिया था यहाँ पर, और उस चार्ज ने साइड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लिया, और इलेक्ट्रॉन की जगह पर क्या बनता गया, पॉजिटिव चार्ज। तो समझ में आया जो एक कंडक्टर पर हम हमेशा ये बोलते हैं कि कंडक्टर पर जो चार्ज दिया जाता है वो उसके सरफेस पर ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना, अंदर उसके कोई चार्ज
नहीं होगा। ध्यान रखना, कंडक्टर के अंदर जो कोई चार्ज नहीं होता है, मतलब पॉजिटिव उसके अंदर कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा, वो हमेशा चार्ज कहां पर ही आ जाएगा, उसके सरफेस पे, है ना। ये पॉइंट नोट में रखना, ध्यान में रखना हमेशा, ठीक है ना। किस तरह से आता है सरफेस पे ये हम समझ चुके हैं, जो उसकी अंदर की एक्टिविटी क्या होती होगी, है ना। तो क्या बात ध्यान में रखेंगे हम नेक्स्ट टाइम आगे के लिए, कि जो भी हम चार्ज देते हैं कंडक्टर को, किसी भी शेप का हो, ठीक है ना, सभी शेप के लिए जो एप्लीकेबल है, किसी भी शेप का कंडक्टर हो, उस पर जो पॉजिटिव चार्ज दिया जा रहा है, किसी भी तरह का चार्ज दिया जा रहा है, वो उसके सरफेस पर इक्वली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, ये इतनी बात हो गई बिल्कुल। अब देखिए जो है ना, हमको यहाँ निकालना था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग होलो स्फीयर, है ना। तो हमने मान लिया अभी तो यहाँ पर there is a hollow conductor of radius r having charge q and the charge is distributed over the surface of the conductor, है ना। मतलब जहां पर भी हम चार्ज दे, वो चार्ज कहां पर ही डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, उसके सरफेस पे। और इस चार्ज की क्वांटिटी हमने बता दी जो q, मतलब जितना भी हमने चार्ज दिया हो उसका अमाउंट q से बता दिया, तो चार्ज कहां पर रहेगा, उसके सरफेस पे। और इस कंडक्टर मतलब हमने कंडीशन मानी है कि हमारे पास एक होलो स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस r है, जिस पर चार्ज q है, और इसके थ्रू हमें इंटेंसिटी, है ना, 3 प्लेसेस पे फाइंड करनी है, 3 पोजीशन पे। वी हैव टू कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट 3 पोजीशंस। एक आउटसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर से बाहर, ओके, दूसरा जो एट द सरफेस, और इनसाइड द कंडक्टर। मतलब 3 स्टैंडर्ड पोजीशन की हम बात करेंगे। कंडक्टर से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे गॉसेस लॉ का यूज करते हुए, ठीक है। चलिए, है ना। तो हमने क्या माना है, हमने जो कंडीशन मानी है जो वो हमने यहाँ लिख दी है। क्या माना हमने, देयर इज एन कंडक्टर ऑफ रेडियस r having charge q and we have to find the intensity of electric field at a point p in 3 cases। ये लिखा हुआ है स्टेटमेंट। और अब हम देख रहे हैं फर्स्ट केस, आउटसाइड द कंडक्टर। ओके, तो कंडक्टर के आउटसाइड में हमने मान लिया जो ये पॉइंट P है, ठीक है ना। इस पॉइंट P पर हमें इंटेंसिटी निकालनी है। तो हमने ये कंसिडर किया कि लेट द पॉइंट P इज लाइज एट डिस्टेंस x, एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर O ऑफ द स्फीयर एट, है ना, आउटसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के बाहर है। ओके, अब हमको यहाँ जो गॉस लॉ लगाना है, तो हमने जो गॉस लॉ लगाने के लिए हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं, और गॉसियन सरफेस को कहाँ से पास होता हुआ बनाते हैं, जहां पर इंटेंसिटी निकालनी है। तो हमने जो यहाँ पर क्या कर लिया है, फॉर विच वी कंस्ट्रक्ट ए, ठीक है ना, है ना, क्या ड्रॉ कर लिया हमने जो, फॉर विच वी कंस्ट्रक्ट ए सरफेस, है ना, स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस x, ठीक है, एज ए गॉसियन सरफेस। मतलब ये हमारा गॉसियन सरफेस हमने बना लिया। गॉस लॉ लगाना है तो गॉसियन सरफेस बनाना ही पड़ेगा। ओके, अब आगे की प्रोसीजर कुछ हमको पता है, हमने कल इससे पहले वाले लेक्चर में जो मेथड समझी थी कि किस तरह से इसकी प्रोसीजर हम अप्लाई करते हैं। अगर जो आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा होगा इससे पहले वाला, तो उसकी जो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, वहां से आप देख सकते हो, है ना। मतलब वहां मैंने पूरी प्रोसीजर बताई जो कैसे कैसे प्रोसीजर अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। वो आप देख लोगे तो आगे की एप्लीकेशंस आपके लिए इजी हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर हमने जो माना है जो वो सारी बातें हमने ले दी है ना। पॉइंट P इज लाइज आउटसाइड द कंडक्टर एट डिस्टेंस x from the center of the conductor at which we have to find the intensity of electric field, ठीक, for which we construct a sphere of radius x as a Gaussian surface। now हम क्या फाइंड करते हैं, है ना, मेथड क्या है ध्यान रखना, फिर भी एक बार बोल देता हूँ। गॉसियन सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे मैथमेटिकल मेथड से, फिर कूलम्ब्स और गॉस थ्योरम की बेस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। नाउ ठीक है ना, देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with
गॉसियन सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड गॉसियन सरफेस। मैथमेटिकल मेथड से जो हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, तो गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने इंडिकेट कर दिया है ना फाई से, और इट इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस। ओके है ना। अब इसको भी अगर हम किस में लिख रहे हो, स्केलर फॉर्म में, तो स्केलर फॉर्म में ये होता है ई डी एस कॉस थीटा। ओके, जहां थीटा होगा एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डीएस एरिया वेक्टर। अब देखो यहाँ पर जो चार्ज, इस जगह चार्ज है ना, तो इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा पॉइंट पी पर, उसकी डायरेक्शन इस तरह से होगी, है ना, इस तरह से बनेगा, ठीक है ना। मतलब अगर आप ऐसे इसको दो पार्ट में बटाओ मानो, तो इधर के चार्ज और इधर का चार्ज का रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन इस तरह से होगी। और यहाँ जो हम एक एरिया एलिमेंट ले लें, है ना, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बीच, ये थीटा किसके बीच का एंगल है, एरिया एलिमेंट, तो ये एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन भी यहाँ पर इस तरह से होगी, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। ओके, तो फिर ई और डी एस दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी, है ना, और cos 0 हो जाएगा यहाँ, cos 0 की वैल्यू 1, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा सिर्फ ये इतना, है ना। तो यहाँ पर उसको हम डायरेक्ट जो स्केलर फॉर्म में लिख देते हैं, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन cos हम यहाँ लिख देते हैं, सिंस E and ds आर इन सेम डायरेक्शन, है ना, तो सेम डायरेक्शन में है तो अंडरस्टूड है जो यहाँ पर। ओके, ये चलो लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। फाई ई डॉट डी एस और ये डी एस, है ना, सेम डायरेक्शन में, इसलिए ये आ गया। अब इसके बाद जो हमारे पास जो ई है वो कैसा रहेगा, ई जो है वो यूनिफॉर्म रहेगा। चलिए इसको नीचे लिख देते हैं, तो थोड़ा सा बेटर बना देते हैं, है ना। यहाँ पर ई डी, यहाँ लिख देना, सिंस ई एंड डी एस आर सेम इन डायरेक्शन। ओके, डायरेक्शन में सेम है, ठीक है ना, इसलिए फॉर्मूला। अब सिंस E इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है ना, हमें पता है जो E हर जगह कांस्टेंट रहेगा, है ना, क्योंकि हमने स्फेरिकल सरफेस लिया है, और स्फेरिकल सरफेस की भी जो सेंटर से, मतलब ये इस स्फेयर के सेंटर से डिस्टेंस x है, तो सभी जगह जो उसकी डिस्टेंस सेम ही रहना है। ओके, तो डिस्टेंस सेम रहेगी x सेंटर से, ओके ना। फिर Q भी कांस्टेंट रहेगा, मतलब Q भी नहीं बदलेगा, तो E कांस्टेंट होगा, और E कांस्टेंट होगा तो हम यहाँ पर E को इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds बच जाएगा। ओके, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds क्या बता रहा है हमको यहाँ पर, ये सिंस सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds ये बताता है जो, है ना, ds एक छोटा एलिमेंट का एरिया है ना, ds जो हमारे पास एक छोटे एलिमेंट का एरिया, और इंटीग्रल कर दिया मतलब पूरे गॉसियन सरफेस का एरिया। तो पूरे गॉसियन सरफेस, ये हमारा गॉसियन सरफेस, जो बाहर वाला जो स्फीयर है रेडियस x वाला, इस पे है ना, ये हमारा गॉसियन सरफेस, तो ये हो जाएगा 4 पाई x स्क्वायर, है ना, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, ठीक है ना, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, ठीक है। अब हमारे पास जो फाई कितना आ गया यहाँ पर, E इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर, इसको दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट, ये इसकी वैल्यू रख दी यहाँ पे, है ना। अब यहाँ हम लगाते हैं जो, ठीक है ना, गॉसेस थ्योरम बाय गॉसेस थ्योरम, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ गॉसियन सरफेस, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ गॉसियन सरफेस, ठीक। इसकी वैल्यू जो फॉर्मूला लिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना, सिंबल में 1/ε0, और इनटू में होता है चार्ज इनसाइड द सरफेस, है ना,
ये फॉर्मूला है उसका, है ना, गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस पूरा लिख सकते हो, 5 1/ε0। ओके, अब देखो बच्चों यहाँ पर ये हमारा गॉसियन सरफेस है, बाहर वाला सरफेस, तो उसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, उसने किसको कवर करके रखा है, इस कंडक्टर को ढक के रखा है। तो कंडक्टर पर जितना चार्ज होगा वही गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज होगा। तो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना हो गया है, हाँ Q। ओके, ये Q हो गया, इसको दिया हमने इक्वेशन सेकेंड, है ना। अब देखो मतलब मैथमेटिकल मेथड से इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना आया और गॉसियन गॉस थ्योरम से इतना आया, तो दोनों की वैल्यू तो इक्वल होगी, ठीक है, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ये ऐसा लिख सकते हो ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई E4/x² 1/ε0 इंटू Q, ठीक है ना। इंटेंसिटी निकालनी थी हमें, इंटेंसिटी आ गई तो यहाँ पर 1/4πε0 Q/x², यूनिट भी लिख सकते हो न्यूटन पर कूलम। ये रहेगी तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द कंडक्टर ऑन इट्स आउटसाइड द कंडक्टर, ठीक है ना। तो ये रहेगा हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए होलो स्फीयर या स्फेरिकल शेल, ठीक है। मतलब सॉलिड कंडक्टर रहता तो भी ये फॉर्मूला आता, बात तो वही है, क्योंकि सॉलिड कंडक्टर होता तब भी कंडक्टर का चार्ज कहाँ पर आता, जब उसके सरफेस पे आ जाता। ओके, तो दोनों के लिए एप्लीकेबल है, सॉलिड और होलो के लिए, ठीक। तो ये रहेगा है ना पहला केस। फिर हम निकालेंगे सेकेंड, उसके कहाँ पर जो इनसाइड द कंडक्टर एंड एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर। चलिए इतना कर लीजिए बच्चों, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। ओके, चलिए बच्चों ना अब हम उसका सेकेंड और थर्ड केस देखते हैं, ठीक है। तो सेकेंड केस कहाँ पर फाइंड करना है हमको, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर। मतलब जो पॉइंट P है हमारा, जिस पर इंटेंसिटी निकालनी है वो सरफेस पर ही है, मतलब सीधे कहें सरफेस पे इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। तो ये हमने इस तरह से डायग्राम दिखाया है, जो हमारा कंडक्टर, उसकी रेडियस R, उस पर चार्ज कितना है Q है, ओके, और उस पर पॉइंट P सरफेस पर है ना। तो सरफेस से उसकी जो डिस्टेंस है x, वो किसके बराबर ही होगी, R के बराबर, है ना। मतलब जो हमारा पॉइंट P था, जो उसकी डिस्टेंस हम सेंटर से दिखा रहे थे, तो पहले वाले केस में हमने उसे बाहर दिखाया। अब अगर वो सरफेस पे आ गया तो उसकी जो डिस्टेंस है x, वो किसके बराबर भी हो जाएगी, रेडियस के बराबर ही हो जाएगी। तो हमको जो यहाँ पर इसमें इस तरह से पूरा लेंथी डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। हमने आउटसाइड जो निकाला है, आउटसाइड में x की प्लेस पर हम किसकी वैल्यू रख दें, r की वैल्यू रख देते हो, है ना। तो यहाँ पर देखो एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं इफ द, थोड़ा सा लिख देते हैं हम यहाँ पर, पॉइंट P इज लाइज एट द सरफेस, ठीक है। अगर पॉइंट P सरफेस पर हो तो x इक्वल टू हो जाएगा R के, है ना, x इक्वल हो जाएगा तो R के, ठीक है ना। देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस पर, ये पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमारा सरफेस आउटसाइड जो फॉर्मूला आया था 1/4πε0 Q अपॉन, है ना, यहाँ पहले वाले में x² आया था, ओके, है ना, आउटसाइड में। अब हम सरफेस पे निकाल रहे हैं तो x को रिप्लेस कर देंगे किससे, R से, ये हो जाएगा R² न्यूटन पर कूलम, ठीक है ना। ये रहेगी, है ना। और ये वाले को भी जो हम इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप सेकेंड वाले को इस मेथड से निकालना चाहते हो तो भी निकाल सकते हैं। तो अगर इस मेथड से निकालना चाहोगे तो क्या चेंज आएगा, है ना, इलेक्ट्रिक ये एज इट इज चलेगा यहाँ तक। बस जो हमारा गॉसियन सरफेस होगा, गॉसियन सरफेस हमारा कौन ही बन जाएगा, ठीक है ना, कंडक्टर का स्फीयर। तो वहां हम x के बदले यहाँ क्या लिख के चलेंगे, R², और R² लिखेंगे तो फिर वो लास्ट में ये आएगा। तो इसको अलग से कोई डिराइव करने की जरूरत नहीं है, बस वो इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। ओके, चलिए अब थर्ड केस देखते हैं जो हम इनसाइड द कंडक्टर। तो कंडक्टर के अंदर हमने यही मान लिया
कि लेट द पॉइंट P इज लाइज इनसाइड द कंडक्टर एट पॉइंट P एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कंडक्टर। मतलब इसकी स्टेटमेंट भी जो वही रहेगी, बस हमने पहले वाले में जो इनसाइड लिखा था उसको आउटसाइड कर दे, और आउटसाइड जो लिखा था हमने इनसाइड कर दी, है ना। मतलब इसकी भी स्टेटमेंट कोई अलग से आपको याद रखने की जरूरत नहीं। जो हमने आउटसाइड वाली की स्टेटमेंट बनाई है उसमें आउटसाइड की प्लेस पर आप क्या कर देना, इनसाइड, बाकी सब सेम है यहाँ पर, ठीक है ना। तो हमने भी तो यहाँ पर पॉइंट P x डिस्टेंस पर है, अंदर है, सर कंडक्टर के अंदर है, तो फिर उस पर इंटेंसिटी निकालनी है। हम यहाँ गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, ऐसे x रेडियस वाला इस पर ड्रॉ करेंगे, वो गॉसियन सरफेस होगा, ठीक है ना। चलिए अब फिर मैथमेटिकल मेथड से हम निकाल रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद द गॉसियन सरफेस, ये आया, ठीक है ना। अब देखो तो यहाँ तक तो एज इट इज आ गए हम, है ना, E इंटू 4/x² एज इट इज, इसलिए हमने इसको रब नहीं किया, यही कि ये यूज हो जाएगा उसमें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद द गॉसियन सरफेस E ds, और यहाँ इस पर कोई सरफेस लेंगे और एरिया वेक्टर जो रहेगी उसकी ये इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर ही रहेगी यहाँ पे जो, है ना, ठीक है ना। तो कांस्टेंट हो जाएगा, मान के चल रहे हैं हम अभी, समझना, अभी हम वहां मानकर चल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर कितना है, E है। अभी हमने कंडीशन मानी है कि जो सरफेस है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वहां एग्जिस्ट कर रहा है, E से हमने उसको शो किया है, उसकी वैल्यू अब हम निकाल रहे हैं, है ना। तो ये यहाँ तक एज इट इज आया, ठीक है ना, 4/x²। अब यहाँ देखिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में गॉसियन सरफेस, गॉस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। ये गॉस थ्योरम का फॉर्मूला है phi 1/ε0। अब देखो गॉसियन सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, है ना, ये चार्ज इनसाइड द सरफेस, सरफेस से मतलब जो पूरा आपको बोला था पहले भी लिख सकते हो, चार्ज इनसाइड द, है ना, पूरा मतलब क्या है हमारा उससे गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना, ओके। अब देखो जो चार्ज तो कहां पर है, पूरा चार्ज कहां पर है, कंडक्टर पे है, कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज है। हमने अंदर जो गॉसियन सरफेस बनाया उस पे चार्ज नहीं है, उसके अंदर चार्ज 0 है ना। ये वाले चार्ज पे चार्ज, ओ सॉरी, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, ठीक है ना, तो चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस 0 लिख देंगे। तो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कितना आएगा वहां पर, 0, ओके। फिर इसको देंगे इक्वेशन 2, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से, तो E इंटू 4/x² इज इक्वल, कंपेयर कर रहे हैं वही, इधर 0, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ठीक है ना। और ध्यान रखना चाहिए इस बात को हमेशा, ठीक है ना, नोट इस बात को हमेशा ध्यान में रखना, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, ध्यान रखिएगा। क्यों 0 रहेगा तो हम कहेंगे रीजन, अभी तो ऐसे मान लो कि वहां चार्ज नहीं है ना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। ध्यान रखिए बच्चों, किसी भी कंडक्टर के अंदर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगी, ओके। तो कंडक्टर की जो इस प्रॉपर्टी का यूज किसके लिए भी किया जाता है, ठीक है ना। पहले तो चलो हम अपने इस पॉइंट को खत्म कर दें। 3 पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है यहाँ पर, एक आउटसाइड, ठीक है, इन और सरफेस पर। तो आउटसाइड और सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कंडक्टर पे, लेकिन उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा जो, ठीक है ना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव भी बन जाता है। इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। अब 0, ठीक है ना, होगा तो कंडक्टर की इस प्रॉपर्टी का यूज, ठीक है, किस लिए भी किया जाता है जो, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के लिए, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब आप बोलोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है, तो किसी कंडक्टर के अंदर, कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, है ना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है,
एक बहुत इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए फेनोमेनन है, ठीक है ना, इस पे जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कभी डिस्कस करेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि एग्जांपल समझिए जो, एक एग्जांपल समझिए, मैं अगर आपको बोलता हूँ जो कि आप एक कार में बैठे हो, है ना, और आपको पता है जो कि कार के ऊपर, है ना, बिजली गिरने वाली है, थंडरबोल्ट जो आसमानी बिजली है वो उस पर गिरने वाली है, ठीक है, तो आप वहाँ प्रिकॉशंस क्या रखोगे? आपके पास जो 3 ऑप्शन है ना, 2 ऑप्शन है कि आप उस कार के नीचे उतर कर चले जाओ, भाग जाओ जो, या दूसरा जो मैं कहूँ कि आपको क्या उस कार के अंदर ही बैठे रहना चाहिए, पूरा पैक करके, उसके दरवाजे में सब जो डोर्स एकदम क्लोज करके, बिना किसी इंटरनल पार्ट को उसको टच किए हुए बैठ जाना चाहिए। अगर मालूम है आपको कि आपकी कार पे बिजली गिरने वाली है, तो फिर आपके पास 2 रास्ते, या तो आप उस पे से उतर कर निकल कर चले जाओगे, है ना, या फिर आप उसमें एकदम दरवाजे क्लोज करके बैठ जाओगे। कैसा क्या करना चाहिए? ठीक है ना, ये एक मैं आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा इसको सोचिएगा क्या करना चाहिए, है ना। चलिए हम आंसर बता ही देते हैं। जो एक्चुअल में आपको वहां पर कार के अंदर ही बैठना चाहिए, मतलब आप कार के अंदर ज्यादा सेफ रहोगे अगर आप उसको दरवाजे पूरी तरह से क्लोज करके बैठ जाते हो, अंदर किसी तरह से, है ना, टच नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि कार में जो जब बिजली उस पर आएगी, तो कार जो बिजली के अंदर का जो चार्ज है ना, बिजली गिरना वो जो एक चार्ज एनिहिलेशन की प्रोसेस है, न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस है, तो वो जो चार्ज रहेगा वो कार के सरफेस पे ही रहेगा, अंदर नहीं आएगा, है ना, और अंदर जो आप सेफ रहोगे। इसी को जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, जो उस फेनोमेनन को हम इलेक्ट्रिक शील्डिंग कहते हैं। और इसका यूज जो बहुत ज्यादा है ना, बहुत से ऐसे प्लेसेस पे किया जाता है इस फेनोमेनन का यूज, जहां पर जैसे हाई वोल्टेज वाले एरिया में जो वर्क कर रहे हो, या हाई इलेक्ट्रिक फील्ड वाले एरिया में जो वर्कर्स होते हैं, जो है ना, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हाई हो आसपास में, तो वहाँ जो वर्कर्स हैं उनकी जो डिवाइसेस हैं, वो डिवाइसेस जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से खराब हो सकती हैं, उन डिवाइसेस को जो आयरन के या किसी मेटल के कंडक्टर के अंदर रख कर यूज करते हैं। मतलब जो रूम बनाए जाते हैं उनको यूज करने के लिए, उन शेल जो बनाई जाती है वो मटेरियल मेटल की होती है। तो मेटल से जब उस पर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आ भी जाता है, तो वो कंडक्टर उस शेल के रूम के बाहर ही रहेगा, और उसके अंदर जो मशीन्स रहेगी वो सेफ रहेगी, है ना। तो इस तरह से जो इस फेनोमेनन को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। मतलब ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहता है हमेशा। तो इसका हम डेली लाइफ में भी कई जगह पर जो इस फेनोमेनन का यूज करते हैं। ओके, चलिए तो ये तो हो गई जो बात, कुछ जनरल बातें भी, है ना। तो ये रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, ठीक है ना। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम में थर्ड एप्लीकेशन, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए होलो स्फेरिकल कंडक्टर या कंडक्टिंग शेल, है ना। इतना नोट कीजिए जो, फिर हम इसका ग्राफ भी देखते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, चलिए बच्चों, है ना, अब हम उसका इंटेंसिटी वेरिएशन कर्व देखते हैं। मतलब जो हमने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है उसको हम ग्राफिकली शो करते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर दिखा दिया बच्चों डिस्टेंस को। डिस्टेंस हम कहाँ से ले रहे हैं? सेंटर से। डिस्टेंस को एक्स एक्सिस पर, और जो इंटेंसिटी है उसे हम वाई एक्सिस पे शो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इंटेंसिटी की हमने एक 2 वैल्यू दिखा दी, एक 0 और एक 1/4πε0 Q/r², ठीक है ना। मतलब यहाँ हमने थोड़ा सा उसको, ठीक है, विजुअलाइज भी करने के लिए, थोड़ा सा ज्यादा अच्छा व्यू देने के लिए यहाँ पर, है ना, और अच्छे से एक्सप्लेन होने के लिए कंडक्टर को भी शो कर दिया। ये हमारा कंडक्टर का सेंटर है ना, यहाँ पर। मतलब ये जो डिस्टेंस है ये सेंटर को इंडिकेट कर रही है, और इधर की ओर सरफेस, है ना, ठीक है ना। मतलब ये थोड़ा और ज्यादा क्लियर हो जाए इसलिए हमने कंडक्टर भी बना दिया यहाँ पर। ओके, अब देखिए बच्चों ग्राफ कैसे चलेगा हमारा। तो हमने कंडक्टर में 3 पोजीशन पे इंटेंसिटी निकाली, आउटसाइड, है ना। तो आउटसाइड जो इंटेंसिटी है बच्चों, आउटसाइड वाली जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के, है ना, ठीक है ना। और ई भी जो, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के स्क्वायर के, और यहाँ तो 0 है।
ओके, तो देखो ग्राफ कैसे चलेगा, ठीक, हम कहाँ पर रहेंगे, सेंटर पे, तो सेंटर पे रहेंगे तो इंटेंसिटी कितनी रहेगी, 0 रहेगी। तो सेंटर पे होगे तो इंटेंसिटी 0 रहेगी, है ना। कब तक 0 रहेगी, जब तक कि हम कंडक्टर के अंदर है। कंडक्टर के अंदर मतलब कहाँ तक नहीं पहुंच जाते हम, सरफेस तक। कंडक्टर के सरफेस तक पहुंचने तक हम अंदर ही कहलाएंगे सर कंडक्टर के, तो इंटेंसिटी 0 रहेगी। तो ये ग्राफ ऐसा चलेगा, है ना, सरफेस तक पहुंचने तक इंटेंसिटी 0, ये इंटेंसिटी 0 आ गई। ओके, ये कर्व हमारा चल रहा है। अब ठीक है ना, जैसे ही जो हम सरफेस पे पहुंचेंगे तो इंटेंसिटी अंदर तक 0 रही, जैसे ही सरफेस पे पहुंचेगी इंटेंसिटी इतनी हो जाएगी। तो इंटेंसिटी एब्रुप्टली इंक्रीज हो जाएगी, एब्रुप्टली कहाँ तक, कहाँ तक, ये यहाँ तक 1/4πε0 Q/r², सरफेस पे इतनी हो जाएगी। ओके ना, यहाँ फिर उसके बाद जो अब हम सरफेस से और आगे निकलते हैं ना, सरफेस से और आगे जाते हैं, दूर जाते हैं, तो दूर जाने पर डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आउटसाइड जो है, आउटसाइड जो इंटेंसिटी है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ग्राफ ऐसा चलेगा, ऐसा, है ना, इस तरह से, और इंफिनिटी पे पहुंचकर वो 0 हो जाएगा, है ना। चलिए, तो ये था बच्चों उसकी इंटेंसिटी कर्व को, इंटेंसिटी और, है ना, डिस्टेंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक, चलिए तो मैं इसको नोट कर लेना इधर से, जो है ना, इसके बाद। ओके, चलिए बच्चों, है ना, अब हम इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ठीक है ना, इससे पहले बच्चों हमने कंडक्टिंग स्फीयर के थ्रू निकाली है ना, होलो हो या ठीक है सॉलिड, दोनों के लिए वो कैसे एप्लीकेबल था। अब हम नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की बात कर रहे हैं बच्चों, तो उसके थ्रू भी हम 3 केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। कंडीशन हमने सिमिलर ली है जैसे हमने होलो स्फीयर के लिए ली थी। तो हमने यहाँ पर मान लिया कि कोई चार्ज, कोई स्फीयर है बच्चों जिसकी रेडियस r है और यूनिफॉर्मली चार्ज है किससे, चार्ज q से। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिफरेंस क्या है कि जो हमारा सॉलिड नॉन कंडक्टर होता है ना, नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर बोल सकते हो आप उसको। नॉन कंडक्टर में चार्ज जो है कहाँ पर रहेगा, उस पूरे कंडक्टर के वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। मतलब यहाँ पर अगर हमने उसको जिस पॉइंट पर चार्ज दिया है, मतलब कंडक्टर में और इसमें क्या डिफरेंस है, कंडक्टर को हम चार्ज कहीं पर भी दे, जैसे ये कंडक्टर है, इसको हमने चार्ज बीच में भी यहाँ पर भी दिया, है ना, मान लो पॉइंट ए पर दिया, तो ये चार्ज जो सीधे कहाँ पर आ जाएगा, उसके सरफेस पर आ जाता है ना, अंदर कोई चार्ज नहीं रहता है। लेकिन यहाँ इंसुलेटर की क्या केस है, इंसुलेटर वाले केस में या नॉन कंडक्टर में, हम इसको जिस भी पॉइंट पर चार्ज देंगे वो चार्ज वहीं पर स्टेबल हो जाता है। तो ठीक है, जैसे हमने कहा कि हमने पॉइंट ए पर चार्ज दिया है पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉइंट ए पर ही पॉजिटिव चार्ज बना रहेगा, है ना, वो इसके अपने आप सारे सरफेस पर फैल भी नहीं जाएगा, मतलब पूरे वॉल्यूम पर भी नहीं फैलेगा जब तक कि हम उसको चार्ज नहीं देते पूरे वॉल्यूम में। ठीक है ना, तो हमने पॉइंट यहाँ पर चार्ज दिया तो यहीं पर चार्ज रहेगा। क्यों ऐसा, क्योंकि हमको पता है कि ये नॉन कंडक्टर है, इंसुलेटर है, इसमें चार्जेस का फ्लो, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं हो सकता है। जैसे कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उसके कारण चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसमें ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने ऐसा मान लिया है कि हमने जो चार्ज दिया है वो एंटायर वॉल्यूम पर दिया है, ओके, और वो चार्ज उसके वॉल्यूम पर, है ना, रहेगा। ठीक है ना, सरफेस पर नहीं आएगा। ठीक, मतलब वॉल्यूम के साथ साथ सरफेस पर भी होगा अगर पूरे को एक साथ चार्ज कर रहे तो। ओके, तो इसके कारण भी हमें 3 केसेस में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है आउटसाइड द सरफेस। 3 स्टैंडर्ड पोजीशन हमारी, एक तो यहाँ पर आउटसाइड, दूसरा हम कहाँ पर निकालते हैं, सरफेस, और तीसरा इनसाइड, है ना। तो ये जैसे हमने कंडक्टर के लिए निकाला, कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, सेम इसके लिए भी निकालेंगे। तो इसके 2 केस जो सिमिलर रहेंगे, मतलब जैसे हमने उसमें फाइंड किया है इससे पहले वाले में, सेम मेथड रहेगी, फॉर्मूला भी सेम आएगा।
है ना, आउटसाइड द स्फीयर। तो यहाँ से अगर आप उसका डेरिवेशन नोट करना चाहते हैं तो पहले वाला ही कर लेना, अदरवाइज जो सिर्फ इतना लिख कर चल जाओ, है ना। समझ तो आगे हमको यहाँ पर कि जो मेथड कंडक्टिंग के लिए निकालने के लिए रहेगी, कंडक्टिंग स्फीयर के लिए सेम इसकी रहेगी। तो आउटसाइड द स्फीयर इंटेंसिटी जो इतनी रहेगी, और इसका डेरिवेशन वही कंडक्टर वाला ही रहेगा, है ना। चलिए फिर नेक्स्ट जो सरफेस पर जो आएगा, तो सरफेस पर हम क्या कर देते हैं, है ना। आउटसाइड हमने कहा माना है, जैसे आउटसाइड मतलब हमने ये माना जो कि कंडक्टर के सेंटर से सॉरी इस स्फीयर के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर पॉइंट पी पर इंटेंसिटी कितनी होगी, तो वो इतनी होगी, और डेरिवेशन इसका वही कंडक्टर वाला आप देख लेना, है ना, इससे पहले में जो हमने पढ़ा। ओके, तो फिर अब यहाँ देखो जो सेकेंड केस है सरफेस वाला, है ना। तो सरफेस पर अगर पॉइंट आ जाए तो जो डिस्टेंस x है वो x किसके बराबर हो जाएगी, जैसे रेडियस r और यहाँ पर आ गया ये पॉइंट P, तो x और r दोनों सेम हो जाएगी, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर और रेडियस इक्वल हो जाएगी। तो हम यहाँ x को रिप्लेस कर देंगे r से, है ना। तो ये इसको जो सिर्फ लिख लेना, रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं, इसका डेरिवेशन हमने कंडक्टर वाले में देख ही लिया है। अब यहाँ चेंज बच्चों थोड़ा सा डेरिवेशन में थर्ड केस में आएगा, इनसाइड द स्फीयर। तो जब हम इनसाइड में निकालना चाहेंगे, जैसे हमने यहाँ लिखा है कि हमारे पास कोई कंडक्टर इंसुलेटर है, और इंसुलेटर के अंदर जो उसके सेंटर से, है ना, सेंटर O से x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जिस पर हमें इंटेंसिटी निकालनी, तो यहाँ पर इस पर इंटेंसिटी कुछ डिफरेंट आएगी, है ना। तो हम थर्ड केस यहाँ पर इसका प्रूफ करेंगे मैथमेटिकली। ये दो केस प्रूफ करने की जरूरत नहीं, ये सिमिलर है कंडक्टर वाले में। तो हमने क्या मान लिया, लेट ए पॉइंट P इज लाइज इनसाइड द स्फीयर, ठीक है ना, एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, एट विच वी हैव टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर विच वी कंस्ट्रक्ट एन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस x एज ए गॉसियन सरफेस, है ना। जिसके लिए हम क्या बनाते हैं, एक x रेडियस वाला स्फेरिकल सरफेस बनाते हैं जो कि हमारा गॉसियन सरफेस होगा, ठीक है। चलिए है ना, फॉर विच यहाँ लिखा हमने वी कंस्ट्रक्ट एन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस x एज ए गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो इसकी भी तो यहाँ तक लिख लीजिए इनसाइड वाले को, फिर इसका जो डेरिवेशन है वो हम देखते हैं ना, इसके बाद निकालते हैं। पहले आप इस पूरे को नोट कर लीजिए, फिर इसका जो डेरिवेशन है वो हम देखते हैं। ओके, चलिए फिर ना अब हम इसका डेरिवेशन देखते हैं इनसाइड द स्फीयर वाले केस का, ठीक है ना। तो ठीक है, ये तो यहाँ हमने यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है ना, इनसाइड द स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ओके, अब देखना तो हमको प्रोसीजर पता है ना। हमने पॉइंट P को अंदर माना है सरफेस स्फीयर के सेंटर O से एक डिस्टेंस पर, ठीक है। उसके लिए हमने गॉसियन सरफेस बना लिया। अब हम यहाँ क्या करते हैं, पहले गॉसियन सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं, फिर गॉस थ्योरम लगाते हैं, तो है ना, गॉस थ्योरम लगाएंगे। तो गॉस थ्योरम लगाने के लिए गॉस थ्योरम क्या होती है, 1/ε0 और चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, ठीक है ना, चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तो अगर बच्चों हम इस डेरिवेशन को आगे बढ़ाएंगे और फिर उसमें आगे चल के गॉस थ्योरम लगाएंगे, तो इसके लिए हमको यहाँ पर पहले किसकी वैल्यू मालूम होनी चाहिए, चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। मतलब जो हमने ये अंदर x रेडियस वाला स्फीयर बनाया है, उस स्फीयर के अंदर हमको चार्ज की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, है ना। लेकिन हमारे पास चार्ज की वैल्यू उस पर नहीं है, हमारे पास जो चार्ज दिया है, मतलब जो चार्ज Q है, ठीक है, वो किस पर है, पूरे कंडक्टर पर, सॉरी पूरे स्फीयर पर है जिसकी रेडियस r है ना, r रेडियस वाले स्फीयर पे, बड़े स्फीयर पे। तो हमें यहाँ पर चाहिए किस पर, उसका जो इंटरनल ये है स्फीयर x रेडियस वाला, इस पर चार्ज चाहिए। तो सबसे पहले जो हम, है ना, आगे चल के हमको इसकी जरूरत पड़ेगी, चार्ज ऑन स्फीयर ऑफ रेडियस x, चार्ज ऑन गॉसियन सरफेस। तो सबसे पहले हम इसी से शुरुआत कर लेते हैं, मतलब हम सबसे पहले इसको ही निकाल लेते हैं, बाकी प्रोसीजर फिर सेम रहेगी हमारी, है ना। तो अब इसको कहां से निकालें, चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, इसको कहां से निकालें। तो अभी जो इससे पहले हमने पढ़ा है जो चार्ज डेंसिटी वाली कॉन्सेप्ट,
है ना, हमने पढ़ा था बच्चों यहाँ पर कि अगर हमको किसी कंडक्टर पर चार्ज कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए बच्चों हम चार्ज डेंसिटी वाली कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, मतलब है ना। तो चार्ज कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है डिपेंड करता है, मतलब लेंथ पर हो तो लीनियर चार्ज डेंसिटी से निकाल सकते हैं, है ना। सरफेस पे हो तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम पर हो तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना। तो हमारे पास ये जो चार्ज है क्यू चार्ज, इसके पूरे वॉल्यूम पर फैला हुआ है, तो हम यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बेस पर समझना करना क्या है, हमको गॉस थ्योरम लगानी है। गॉस थ्योरम के लिए हमको यहाँ पर इस इंटरनल एक्स रेडियस वाले स्फीयर पर क्या चाहिए होगा, गॉसियन सरफेस पे चार्ज चाहिए होगा। अब चार्ज कैसे निकालेंगे, तो चार्ज की वैल्यू निकालने के लिए जो हम चार्ज डेंसिटी वाले कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हमने पढ़ा है जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो से डिनोट करते हैं उसको। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी किसके बराबर होती है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम के, है ना। तो हमको चार्ज चाहिए, तो चार्ज कितना फॉर्मूला बनेगा, चार्ज का वॉल्यूम इंटू चार्ज डेंसिटी। तो अगर हमको इस एक्स रेडियस वाले स्फीयर पर चार्ज चाहिए होगा तो उसके लिए हमको उसका वॉल्यूम मालूम होना चाहिए, और वॉल्यूम तो जो हम फॉर्मूला लिख सकते हैं डायरेक्ट, है ना। 4/3 स्फीयर है वो, और उसके लिए अब क्या चाहिए होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो पहले हम शुरुआत कहाँ से करेंगे हमारी डेरिवेशन की, ध्यान में रखो बच्चों, शुरुआत कहाँ से करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ओके। फिर उसके बाद किस पर चार्ज फाइंड कर लेंगे, चार्ज ऑन स्फीयर ऑफ रेडियस एक्स, बस बाकी सारी प्रोसीजर सिमिलर होती है जो हम अभी तक अप्लाई करते आए, है ना। तो देखिए बच्चों, है ना, स्टार्ट करेंगे हम देन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, उसका जो फॉर्मूला है, ठीक है ना, क्या है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये वॉल्यूम सॉरी है ना, फॉर्मूला लिख रहा हूँ जो वर्ड में, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, ताकि आपको याद भी रह जाएगा, हम डायरेक्ट सिंबल में भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो पहले वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है, किसके लिए बता रहे हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस एक्स, है ना। मतलब चार्ज डेंसिटी तो मुझे सबको सेम रहेगी, यूनिफॉर्मली चार्ज माना है हमने उसको, तो चार्ज डेंसिटी तो सेम रहेगी, चाहे आप बड़े स्फीयर के लिए निकालो या छोटे स्फीयर के लिए, तो हम बड़े स्फीयर के लिए ही निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस, ठीक है, ऑफ रेडियस एक्स, सॉरी रेडियस आर वाले स्फीयर पर हमको यहाँ पर क्या निकालना है, जो चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये इसी से फॉर्मूला बनेगा। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, रो से, ये हो गया रो। और चार्ज किस पर, चार्ज बड़े इस पर चार्ज, तो इस पर टोटल चार्ज कितना है, क्यू है ना, और अपॉन में वॉल्यूम, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बड़े स्फीयर का जो है ना, स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है, 4/3 पाई आर क्यू, ये बन गया बच्चों हमारे पास, है ना, किसकी वैल्यू, रो की। आप इसको मल्टीप्लाई ऐसा ऊपर करके भी लिख सकते हो, ठीक है ना, यहाँ से रो इज इक्वल टू 3Q अपॉन 4 पाई आर क्यू, ये आ गया रो की वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट जो अब यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे हम, ये तो चार्ज डेंसिटी आ गई, अब हमें चार्ज चाहिए किस पर, गॉसियन सरफेस पे या स्फीयर ऑफ रेडियस एक्स पर, ठीक है। नाउ है ना, हम लिख रहे हैं चार्ज ऑन गॉसियन सरफेस या इनसाइड द गॉसियन सरफेस, ठीक है ना, चार्ज ऑन स्फीयर ऑफ रेडियस एक्स, या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, इनसाइड द गॉसियन सरफेस, चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो इस पे चार्ज की वैल्यू पूछो क्या बन जाएगी, ठीक है ना, देखो चार्ज की वैल्यू क्या बन जाएगी, इस पे यही से फॉर्मूला बनेगा, चार्ज का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना है उसका, एंड फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ से, चार्ज का चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो उसका वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई एक्स क्यू, है ना, इसका वॉल्यूम देखना, इस पे चार्ज निकालना है ना एक्स रेडियस वाले पे, तो उसका वॉल्यूम इनटू चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज डेंसिटी को अभी हम रो से ही इंडिकेट करके चल रहे हैं, ओके। ये अब हमने निकाल लिया चार्ज इनसाइड द, है ना,
स्फीयर ऑफ रेडियस है, ये चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। अब इसके बाद वाली जो पूरी प्रोसीजर है वो सेम है ना, वही हमारी जो हम रिपीट करते हैं। गॉसियन सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालोगे, फिर गॉस थ्योरम लगा के इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालोगे, दोनों को कंपेयर करोगे, हमारे पास इंटेंसिटी आ जाएगी, है ना। चलिए फिर देन ओके, बाकी इसके आगे की प्रोसीजर कॉमन है जो हम अप्लाई करते आते हैं हमेशा। देन ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ गॉसियन सरफेस, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ गॉसियन सरफेस, फॉर्मूला लगाएंगे तो ये मैथमेटिकल मेथड से सरफेस इंटीग्रल ऑफ लॉग इंटीग्रल ई डी एस। ओके, अब जो यहाँ पर हमको हमेशा हम वही बात रिपीट करते हैं कि जो इंटेंसिटी है और जो एरिया वेक्टर है वो सेम डायरेक्शन में होंगे, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं देन E इज इक्वल टू ई डी एस। क्यों लिख दिया यहाँ पर, सिंस E एंड एरिया वेक्टर आर सेम इन डायरेक्शन। ओके, या पैरेलल लिख सकते हो, डायरेक्शन में सेम है या पैरेलल है, ठीक है ना, अंडरस्टूड डायरेक्शन लिखा है तो। ओके, चलिए अब हमारे पास ये आ गया जो है ना। फिर E हमारा कैसा रहेगा, हमने स्फेरिकल सरफेस लिया है, सभी पॉइंट पर डिस्टेंस सेम रहेगी, इंटेंसिटी है ना ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम रहेगी। तो यहाँ लिखते हैं हम सिंस E इज ए कांस्टेंट, है ना, या यूनिफॉर्म रहेगा, कांस्टेंट लिख दो या यूनिफॉर्म लिख दो, ठीक है ना, यूनिफॉर्म लिख देते हम, और यूनिफॉर्म का मतलब जो वही कांस्टेंट। तो फिर फाई हमारे पास कितना आ जाएगा, इंटीग्रल से बाहर हो जाएगा E, क्योंकि वो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, ds। अब ये सरफेस इंटीग्रल ds किसकी वैल्यू बताता है बेटे हमको, है ना, ये क्या बताता है हमको, ds स्मॉल एलिमेंट का एरिया है, इंटीग्रल लगा है मतलब पूरे गॉसियन सरफेस का एरिया। तो गॉसियन सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई एक्स स्क्वायर, है ना, ठीक है ना, ये हो जाएगा तो सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, या ठीक है ना एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस लिख सकते हो आप, या है ना। चलिए अब फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर यहाँ गॉसियन सरफेस की वैल्यू रख देने पे एरिया की 4 पाई एक्स स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन बन गई फर्स्ट, ठीक है ना। चलिए फिर उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर है ना, बाय गॉसेस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो बाय गॉसेस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विथ गॉसियन सरफेस, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक गॉसियन सरफेस, उसका फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों हमारे पास फाई 1/ε0 इंटू में चार्ज इनसाइड, फॉर्मूला लिख रहे हैं, इनसाइड द गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस हम निकाल चुके हैं, इधर यहाँ पर कितना है, ये वाला जो चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस है ना, ये ठीक है। चलिए तो 1/ε0 है ना, इसको यहाँ लिख देते थे 1/ε0, और चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस ये है वैल्यू हमारे पास 4/3 पाई एक्स क्यूब इंटू में रो, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हो गया, ये उसकी गॉस थ्योरम से फॉर्मूला आया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अब दोनों इक्वल होंगे जो, ठीक है ना, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो E की वैल्यू जो है वो कंपेयर कर रहे दोनों को, E इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, इधर आएगा 1/ε0 4/3 पाई एक्स क्यूब रो, ठीक है। अब जो कैंसिल होगा तो यहाँ पे 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, इधर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एक्स क्यूब से, तो E बचेगा हमारे पास, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी, कितनी बचेगी है ना, देखो यहाँ क्या रह जाएगा, एक x बच जाएगा, x रो अपॉन में है ना 3/ε0,
ये 3 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस। ठीक है, हम रो की वैल्यू भी रख सकते हैं बेटा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ एक बात समझ में आई बेटा हमको, ई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्स के। मतलब समझा, एक्स हम कहाँ से मेजर कर रहे हैं, समझना, एक्स हम कहाँ से मेजर कर रहे हैं, सेंटर से, एक्स सेंटर से मेजर कर रहे हैं, तो एक्स बढ़ता जाएगा, मतलब सेंटर से डिस्टेंस बढ़ते जाएगी, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होती चलेगी, क्योंकि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के, है ना, और चार्ज डेंसिटी के, मतलब जितना ज्यादा चार्ज उस पर, चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगा। और दूसरा, इंटेंसिटी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के, एक्स मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इफ इंक्रीजेस द इंटेंसिटी ऑफ आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है ना, चलिए तो ये आ गया। अब रो की वैल्यू रखकर भी हम क्या कर देते हैं, रो की वैल्यू पुट कर देते हैं और फॉर्मूला बना लेते हैं एक और। तो यहाँ पर ऑन एस यहाँ लिख देते, सिंस रो ऊपर वाली वैल्यू लिख देते हैं, ये वाली 3 बाय कितना है 4 पाई आर क्यू, है ना, ये रो की वैल्यू ये रख रहे हैं, तो ई बन गया हमारे पास x3 एप्सिलॉन नॉट, है ना, और रो की वैल्यू है जो 3 4 पाई क्यू आर क्यू, ये रो की वैल्यू लग दी। अब इसको जो सिंप्लीफाई हो रहा है जो कैंसिल करके लिख दीजिए, तो जो फॉर्मूला बनेगा वो हमारा इंटेंसिटी का फॉर्मूला बनेगा, है ना। तो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3 कैंसिल होगा। ठीक है, थोड़ा रीअरेंज करके लिख दो इसको, तो 1 है ना, अपॉन में आ गया 4 पाई इंटू में एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्या बच गया x और q, है ना, तो q x अपॉन में r क्यूब आ गया, r क्यूब न्यूटन पर कूलम। ये रहेगा जो हमारे पास इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन। मतलब जो हमारा सॉलिड कंडक्टर है, सॉलिड स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, उसके अंदर इंटेंसिटी जीरो नहीं होती। जैसे हमने कंडक्टर के अंदर पढ़ा है, कंडक्टर में अंदर कहीं पर भी इंटेंसिटी जीरो होती, और इसमें भी जीरो होगी लेकिन एक ही जगह पर होगी, सेंटर पर होगी। ठीक है ना, ओके, तो इतना नोट कीजिए बच्चों। फिर हम इसका एक केस और देखते हैं, एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, एंड उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ओके, चलिए बच्चों ना, अब हम इसका फोर्थ केस देखते हैं, एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। ठीक है, मतलब हमने थर्ड केस देखा अभी यहाँ पर इनसाइड द स्फीयर। अगर सेंटर की बात करें, मतलब हमें सेंटर पर इंटेंसिटी निकालनी है, तो आप देखो बच्चों, अगर हम सेंटर पर निकालना चाह रहे हैं, तो अगर पॉइंट पी सेंटर पर आ गया तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि एक्स कहां से मेजर किया जा रहा है, सेंटर से। तो पॉइंट पी अगर सेंटर पर आ गया तो एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एट द सेंटर ऑफ स्फीयर एक्स की वैल्यू होगी 0। ठीक है, देन ठीक, सिंस इंटेंसिटी, ठीक है, इनसाइड द स्फीयर, ठीक है ना, इनसाइड द स्फीयर इंटेंसिटी अभी हमने निकाली, ये वाला फॉर्म, कोई भी फॉर्मूला देख लो फिर दोनों में से, एक्स रो 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ठीक है ना, एट द सेंटर की बात करें हम, ठीक है, एट द सेंटर एक्स हो जाएगा 0, तो एक्स 0 हो गया, तो ये लिख देते हैं, एक्स 0 हो गया, तो फिर इंटेंसिटी कितनी हो गई, 0 होगी। ठीक है, इसका मतलब जो सॉलिड स्फीयर है उसके अंदर इंटेंसिटी 0 होगी, लेकिन कहां पर होगी, सिर्फ उसके सेंटर पर होगी भी। तो ठीक है ना, ठीक है, कहां पर होगी, उसके सेंटर पर होगी। ध्यान रखें, जैसे हमने यहाँ पर जो है ना कंडक्टिंग स्फीयर पढ़ा है और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के थ्रू इंटेंसिटी निकाली, तो अगर हम दोनों को कंपेयर करके देखें, ठीक है ना, दोनों को कंपेयर करके देखें, ठीक है, जैसे कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, है ना, आउटसाइड की बात करें हम, तो आउटसाइड में क्या है इंटेंसिटी, दोनों के लिए, जो नॉन कंडक्टिंग के लिए, कंडक्टिंग के लिए, दोनों के लिए बात करें, तो आउटसाइड में फॉर्मूला क्या है इंटेंसिटी का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स स्क्वायर, है ना।
सेम रहेगा, दोनों के लिए सेम रहेगा, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग के लिए, ठीक है ना। सेम डिस्टेंस पर, मतलब हमने कहा कि जो हमारे पास एक सॉलिड एक होलो स्फीयर है जिस पर चार्ज सरफेस पर है ना, और हमने कहा कि एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिस पर चार्ज पूरे वॉल्यूम पर है। तो हम कहेंगे कि दोनों से x डिस्टेंस पर इंटेंसिटी कितनी होगी, x डिस्टेंस पर इंटेंसिटी कितनी होगी। तो हमको ऐसा लग सकता है कि इस पे चार्ज पूरे वॉल्यूम पर है, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज का है, हम दोनों पर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज रहे तो इंटेंसिटी दोनों आउटसाइड दोनों के लिए सेम रहेगी। ओके, ये रहेगी। फिर सरफेस पर जो है, सरफेस पर इंटेंसिटी 1/4πε0 Q बाय R स्क्वायर हो जाएगा, R स्क्वायर। तो ये दोनों के लिए सेम रहेगी, तो इंटेंसिटी इसके लिए भी सेम हो जाएगी और इसके लिए भी सेम ना, कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, दोनों के लिए आउटसाइड और सरफेस वाला केस सेम रहेगा। डिफरेंस कहां पर होता है, इनसाइड में। इनसाइड में इसमें इंटेंसिटी 0 होती है और इसके लिए इंटेंसिटी भी तो 0 नहीं होती। कितनी होती है, अभी नॉन कंडक्टिंग के लिए हमने निकाला है ये 1/4πε0 है ना, Q X R Q ये रहेगी, है ना ये। और इसमें सेंटर पे इस पे 0 रहेगी। सेंटर की बात करें तो इस पे तो सेंटर पर भी 0 रहना है और इस पर सेंटर पे इस पे भी 0 रहना है। ओके, ठीक है, मतलब दोनों को कंपेयर करके हम देख रहे हैं। तो जो होलो स्फीयर है हमारा, होलो स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पर, सेंटर हो या अंदर कहीं पर भी, किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी 0 होगी। लेकिन कहाँ की बात कर रहे हैं, तो हम सॉलिड स्फीयर पे इंटेंसिटी सिर्फ कहां पर 0 होगी, उसके सेंटर पर 0 होगी, ठीक है ना ये। तब उसका ग्राफ भी हम दिखा दे जो, ठीक है, ग्राफ वेरिएशन कर्व भी दिखा दे, इंटेंसिटी डिस्टेंस कर्व बोल सकते हैं हम इसको, या इंटेंसिटी, ठीक है, वेरिएशन कर्व, ठीक है ना। ओके, ये है ना, हम ग्राफ बताने के लिए स्फीयर भी दिखा देते हैं, वहां भी थोड़े से ज्यादा अच्छे से समझ में आए, फील हो जाए, है ना। ये हमारा स्फीयर है, ये उसका सेंटर है, ये सरफेस है, ठीक। और इंटेंसिटी को हम लेते हैं जो वाई एक्सिस पर, इंटेंसिटी की हमने एक यहाँ वैल्यू बता दी 1/4πε0 Q बाय R स्क्वायर, एक वैल्यू ये दिखा दी हमने, ठीक है। और इधर डिस्टेंस को हम दिखा रहे हैं, और ये डिस्टेंस कहाँ से मेजर कर रहे हैं हम, सेंटर से। तो अब देखो ग्राफ जो कैसा जाएगा, है ना, हम सेंटर से चलते आ रहे हैं, मतलब हम डिस्टेंस किधर से बता रहे हैं, सेंटर से। ओके, चलो ग्राफ कैसा जाएगा, मान लो हम पहले सेंटर पर है ना, तो सेंटर पर इंटेंसिटी कितनी होगी, 0। सेंटर पर इंटेंसिटी 0 होगी। फिर सेंटर से हम किधर की ओर बढ़ रहे हैं, सेंटर से हम उसके सरफेस की ओर आ रहे हैं, सरफेस की ओर। तो सरफेस की तरफ आने पर x इंक्रीज होगा, x इंक्रीजेस, देन इंटेंसिटी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो इंक्रीजेस, इंटेंसिटी भी इंक्रीज करते हुए चलेगी, है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन है, यहाँ से समझ में आ रहा है हमको। तो फिर क्या होगी, इंटेंसिटी इंक्रीज होते चलेगी। और कब तक इंक्रीज होगी, ठीक है, कहां तक इंक्रीज, कब तक इंक्रीज होगी, जब तक कि हम कहा नहीं पहुंच जाते उसके सरफेस पे। सरफेस तक पहुंचने तक इंटेंसिटी इंक्रीज होते हुए चलेगी। और जैसे ही हम सरफेस पे पहुंच गए तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, सरफेस पर पहुंच गए हम, इंटेंसिटी 1/4πε0 Q/R² मैक्सिमम हो जाएगी, इतनी होगी। ओके, अब इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ठीक है, मतलब सरफेस से अब दूर जाते हैं, तो सरफेस से दूर जाने पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो इसके बाद ग्राफ कैसे चलेगा, इस तरह से, है ना, स्क्वायर है वहां पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ ऐसा चलेगा, है ना। तो ये रहेगा उसका वेरिएशन कर्व। क्या समझ में आया जो हमको, दोनों में क्या डिफरेंस, इसमें इंटेंसिटी सभी पॉइंट पर, कंडक्टर में सभी पॉइंट पर 0 होगी, इसमें सेंटर पर 0 होगी, और ग्राफ ऐसे बनेगा। तो आप चाहे जो सॉलिड कंडक्टर, सॉलिड स्फीयर लो, या नॉन, है ना, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लीजिए, या कंडक्टिंग स्फीयर लीजिए, सॉलिड हो या होलो,
तो हम कहेंगे कि दोनों की इंटेंसिटी किस पॉइंट पर सबसे मैक्सिमम होती है, तो दोनों की इंटेंसिटी जो सरफेस पर मैक्सिमम होगी, ठीक है ना, इस तरह से। ओके, तो ये रहेगा उसका वेरिएशन कर्व जो। अब ध्यान देना बच्चों, मैं आपको एक चीज एक्स्ट्रा बताता हूं, ठीक है। जैसे जो हमने कहा कि एक कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर के आउटसाइड में इंटेंसिटी कितनी होगी, 1/4πε0 Q/x²। ये फॉर्मूला तो याद रखने के लिए इजी है, आसान है ना। अब अगर हमने कहा सरफेस पे कितना होता है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के, तो आप x के बदले बस r बोलोगे, r क्या होगी, रेडियस होगी। ये दोनों फॉर्मूले इजी है, मतलब पॉइंट चार्ज की इंटेंसिटी की जो इलेक्ट्रिक फील्ड के है वैसे ही फॉर्मूले दिख रहे हैं, सिमिलर दिख रहे हैं, है ना। लेकिन अगर मैं कहूं जो कि इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो आप बोलोगे 0। अब अगर मैं पूछता हूं नॉन कंडक्टर के इनसाइड में कितना है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के इनसाइड में, तो ये फॉर्मूला जो थोड़ा सा हमको देखो ये वाला याद रहने में कंफ्यूजन कर रहा है, 1/4πε0 Qx, है ना। तो आप इसको कैसे याद रखोगे, देखो यहां पर स्फीयर या सरफेस पर याद है, सरफेस का फॉर्मूला लिख दो पहले, तो इंटेंसिटी ऑफ सरफेस पे फॉर्मूला लिख दो, 1/4πε0 Q/r², ये पता है ना। अब इसमें क्या करो, डिस्टेंस अपॉन रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो, डिस्टेंस अपॉन रेडियस, मतलब जितनी डिस्टेंस पर इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू और रेडियस ऑफ स्फीयर की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, E, मतलब ध्यान रखना, अगर आपको ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद नहीं रह रहा है तो इसे याद कैसे रख सकते हो आप, जो सरफेस वाला है इंटेंसिटी की वैल्यू, सरफेस पे तो याद हो ही जाता है, बहुत आसान है, बार बार हम यूज करते हैं इसलिए, 1/4πε0 Q/r²। इसमें आप अगर मैं पूछूं कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर कितनी होगी, तो फिर आप थोड़ा सा एकदम से फॉर्मूला याद नहीं रख आ पाएगा, तो फिर उसमें सरफेस वाले में डिस्टेंस अपॉन रेडियस से मल्टीप्लाई करके लिख देना, तो वो आपका इनसाइड वाला फॉर्मूला बन जाएगा। देखो 1/4πε0 Q/r, देखो डिस्टेंस कितनी है x, मतलब एक डिस्टेंस पे निकालना है हमको, और रेडियस कितनी है ना, मान लो एक डिस्टेंस और रेडियस r है उसकी, तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो r कितना हो जाएगा, q हो जाएगा ना, यहाँ पे r² या q बन गया ये फॉर्मूला। मतलब जो सरफेस वाला फॉर्मूला आपको अगर याद हो, आपको इनसाइड वाला याद रखना है, तो सरफेस वाले को याद रखिए और उसमें डिस्टेंस अपॉन रेडियस से मल्टीप्लाई कीजिए, तो वही आपका इनसाइड वाला फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये याद रखने के लिए एडिशनल पॉइंट बता दिए जो, ठीक है ना। चलिए, तो ये था जो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जो है ना। तो उसके बाद यहाँ पर 3 पॉइंट्स हम देख चुके थे, 4th पॉइंट से यहाँ से नोट कर लीजिए ना, ये वाला और इंटेंसिटी वेरिएशन करो ये, ओके। चलिए।